सुप्रभात। आज भारत में जो अब तक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये आंदोलन आज़ादी के पहले भी हुए हैं, आज़ादी के संघर्षों के काल में भी हुए हैं और आज़ादी के बाद। तो 19वीं शताब्दी में बेसिकली जो महत्वपूर्ण रेखा माना जाता है, वैसे तो 6वीं शताब्दी के बाद से ही भक्ति आंदोलन, अन्य सुधार आंदोलन शुरू हो गए थे, लेकिन मुख्य जो समाज सुधार आंदोलन माने जाते हैं, समाज के पुनरुत्थान आंदोलन माने जाते हैं, वो 19वीं शताब्दी को माना जाता है। ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में विदेशी ब्रिटिश शासन है, अंग्रेजों का शासन हो गया, पश्चिमी संस्कृति हमारे यहाँ हावी था। तो विदेशी शासन का विरोध करने के लिए, पश्चिमी संस्कृति का विरोध करने के लिए, आज देखिए ना, आप सभी गर्ल्स कहाँ साड़ी पहनती हैं? नहीं पहनती। ये तो पश्चिमी संस्कृति का प्रकोप आप लोग को साफ साफ दिखता है। अगर सानिया जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी मतलब पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित न हो, ऐसा नहीं है। एक थोड़ा बड़ा वही है जो कि भारतीयता उसमें झलकती है। तो पश्चिमी संस्कृति का विरोध करने के लिए महिलाओं की जो निराशाजनक स्थिति, महिलाओं की स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आज कम से कम यूपीएससी जेपीएससी टॉप कर रही हैं, जॉब में जा रही हैं, लेकिन इससे भी बुरी स्थिति है। तो उस खराब स्थिति से निकालने के लिए जाति आधारित जो व्यवस्था थी, जाति के आधार पर भेदभाव होता, छुआछूत का विभिन्न बात होता था, इस असमानता से निकालने, बौद्धिक मध्य वर्ग का जो उदय हुआ और समानता, न्याय आदि मुद्दों के कारण महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का एक आंदोलन चला, इसे भारतीय पुनर्जागरण का युग कहा। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है के स्टूडेंट को कि भारतीय पुनर्जागरण का युग क्या है, तो इन्हीं सब चीजों को उसमें कंक्लूजन किया है। और सामाजिक आंदोलन का दो धारा चला, दो पार्ट चला, दो तरीके से समाज सुधार आंदोलन चला। एक था सुधारवादी, तो इनका क्या था कि भाई कोई भी समाज में रीति रिवाज है, धार्मिक परंपरा है, तो उसको स्वीकार कर लो या अस्वीकार कर लो, दोनों चीज, लेकिन उसके लिए तर्क होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि नेहा को ये टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए, तो इसके लिए आपको तर्क देना होगा कि आपने टी शर्ट क्यों नहीं पहनना चाहिए। सिर्फ इसलिए मना कर सकते हैं कि पश्चिमी संस्कृति का पर्चा है। अगर सानिया जी को साड़ी नहीं पहनना चाहिए, तो उनको बताना होगा कि साड़ी के जगह पे आप जींस और शर्ट क्यों पहनेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि सुधारवादी आंदोलन में क्या था कि सुधार करना, बदलना नहीं है, अब सुधार करने के लिए आपको तर्क देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको तर्कवादी आंदोलन भी कहा गया, या तर्कवाद। यहाँ पे नहीं होता है कि एक पॉजिटिव बहस हो, तो पॉजिटिव डिबेट हो, पॉजिटिव डिस्कस हो कि ये चीज सुधारना है। तो समाज सुधार का जो पहला धारा था वो था सुधार आंदोलन। और जैसे इसका एग्जाम्पल में अगर आ जाइए तो ब्रह्म समाज का आंदोलन जो चला, आर्य समाज, प्रार्थना समाज का आंदोलन चला, अलीगढ़ का आंदोलन चला। ब्रह्म समाज में क्या उन्होंने बताया कि विधवा विवाह क्यों जरूरी है। विधवा आखिर कोई किसी का पति डेथ कर जाता है तो उसकी पत्नी की क्या तो उसका पुनर्विवाह होना चाहिए। अब किसी का डेथ करने का कोई फिक्स रेट नहीं, एज नहीं ना है, वो तो भाई शादी हुआ सेकेंड डे भी डेथ कर सकता है, शादी के दिन ही रात में डेथ करेगा तो पहले भी डेथ कर सकते हैं, पहले करेगा तो विधवा नहीं है। हाँ। तो ऐसे कंडीशन में विधवा विवाह को बढ़ावा देना, तो सत्य प्रथा क्यों रुकना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर ब्रह्म समाज आगे बढ़ा। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक वो वाला एक कौन थे? राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज हुआ, फिर अलीगढ़ आंदोलन हुआ। ये तीन चीजें इसके एग्जाम। अब आते हैं कि कुछ आंदोलन को हम लोग पढ़ेंगे पहले और कुछ कानून को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में चलेंगे। पहले पार्ट को क्लियर कर लेते हैं, सुधारवादी आंदोलन, और इसके बाद कुछ कानून और कुछ जो समाज सुधार आंदोलन चले उसके बारे में हम लोग जानें। सबसे पहले 1710 से लेकर 1831 तक एक लंबा समाज सुधार आंदोलन चला, और इस आंदोलन का नाम था सैयद अहमद बरेली। और ये आंदोलन चलाया गया था इस्लाम में पवित्रता के, जो मुसलमान लोग का इस्लाम धर्म है उसमें पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए एक आंदोलन चलाया गया, और उसमें सामाजिक सुधार की बातें करी गई।
तो पहला आंदोलन माना जाता है भारत में 1710 से लेके 1831 तक, जो इस्लामिक सुधार के लिए चलाया गया था। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1700 के आसपास की बात है, तो मुगल का तो था उस टाइम। उसके बाद दूसरा आंदोलन चलता है वैष्णव सांप्रदायिक भक्ति परंपरा का पुनरुत्थान। वैष्णव सांप्रदायिक परंपरा का पुनरुत्थान, और ये 18वीं सदी के अंत की बात, जब 18वीं सदी समाप्त हो रहा था उस समय आंदोलन भारत में शुरू हुआ, और इसमें कर्म कांड का विरोध किया गया और नैतिक जीवन पर बल दिया गया। यानी कि जो हमारा हिंदू धर्मों में कर्म कांड होते हैं, पूजा पाठ के जो रीति रिवाज है, उसका विरोध किया गया और बोला गया कि मन सच्चा तो कटौते करना, नैतिक आपका जीवन सही है, अगर आप इसको गाली नहीं दोगे तो आपको वापस गाली नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जैसे देती है तो फिर आपको भी उसके लिए तैयार आना चाहिए बदले में। गिव एंड टेक पॉलिसी है। अब आते हैं आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना होती है 1815 में, और इसका स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय स्थापना करते हैं, तो इसमें सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की गई है। समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, इसका आलोचना किया गया है। ठीक है, क्या ज्यादा लग रहा है? सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की गई है, और समाज में जो भी सामाजिक कुरीतियां की आलोचना की गई है, और इसमें बताया गया है कि समाज में जो कुरीतियां हैं इससे दूरी कैसे चाहिए। अगर बात की जाए ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की, और इसके संस्थापक भी राजा राम मोहन राय ही थे। इसका स्थापना हुआ था 20 अगस्त 1828 को, और इसमें बात की गई थी सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह का विरोध, और विधवा विवाह पुनर्विवाह का समर्थन। तो इसके लिए ब्रह्म समाज ने आंदोलन चलाया। ये और एक ब्रह्म समाज का क्वेश्चन तो हमेशा रिपीटेड होता है। आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, ये और प्रार्थना सभा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। धर्म सभा एक धर्म सभा के नाम से चलाया गया, 1830 में चलाया गया, और राधा कांत देव ने इसे चलाया। और जो परंपरावादी प्रतिक्रिया है इसका, इसमें सुधार की बात की है। जो हमारी परंपरा में चली आ रही है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसके प्रतिक्रिया में इसके सुधार की बात की गई, और ये था धर्म सभा। प्रार्थना समाज 1867, जिसको बहुत सारे सांसदों ने मिलकर शुरू किया था। आत्माराम पांडुरंग, महादेव, गोविंद राणा डे, आर.जी. भंडारकर जैसे संतों ने शुरू किया था, और इसमें समाज सुधार पे बल दिया है। सामाजिक कैसे सुधारा? आर्य समाज 1875 में शुरू हुआ था, और इसे शुरू किया था स्वामी दयानंद ने। और स्वामी दयानंद ने शुरू किया तो उन्होंने इसे शुद्धि आंदोलन का नाम दिया, शुद्धि आंदोलन का नाम दिया। ठीक है, और शुद्धि आंदोलन में कहा गया कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो आर्य समाज जो है वापस हमें, जो आर्यों ने 4 वेदों की रचना की थी, उधर लौटने के लिए बल दिए। क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें आई, धर्म सुधार के नाम पर बहुत सारे हमारे धर्मों में छेड़छाड़ किया गया। तो आर्य समाज की स्थापना होती है स्वामी दयानंद के द्वारा, और कहते हैं वेदों की ओर। वैसे ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है 1875 में ब्रिटेन में, और उसके बाद 1879 में इंडिया में, और इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट इसके संस्थापक थे। और भारतीय दर्शन, भारत का जो फिलॉसफी है, इसके पुनरुत्थान की बात की है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1897, और इसे करते हैं युग आइकॉन स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की, और इसमें उन्होंने कहा कि सेवा और अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, इस पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि सेवा ही परम धर्म है, सेवा जो है उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता है, और अद्वैत वेदांत पर बल दिया। अगर बात की जाए अलीगढ़ आंदोलन 1875 की, जिसे 1860 दशक में नींव पड़ी थी, और 70 के दशक में प्रमाण चला था, और 1875 में कॉलेज के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कॉलेज का नाम था
MAO यानी कि फुल फॉर्म इसका है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और ये जब खुला तो एजुकेशन यानी कि मुसलमानों में शिक्षा का पुनरुत्थान कैसे हो, इस पे फोकस किया। मुस्लिमों के लिए शैक्षणिक सुधार की बात की गई थी अलीगढ़ आंदोलन। अगर देव समाज 1887 की बात की जाए, जिसके संस्थापक और संत नेतृत्वकर्ता शिवराय अग्निहोत्री थे, इसका स्थापना हुआ था लाहौर, जो कि इस समय पंजाब में। और इसमें स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन किया गया। कर्मकांड, तांत्रिकता, अंधविश्वास और पाखंड जो फैला हुआ था, इसका विरोध करके इसमें सुधार की बात कही। अगर बात वीर शैव और लिंगायत लिंगायत सुधार आंदोलन की बात की जाए, जो लिंगायत समाज अभी भी कर्नाटक में मौजूद है, तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ये चला, लेकिन इसकी शुरुआत 12वीं सदी में ही हो गई थी। और इसका नींव डाले थे बसवन्ना, जिनको लिंगायत समाज के लोग आज भगवान मानते हैं। बसवन्ना या उनको पसेश्वर भी कहते हैं। और उन्होंने एकेश्वरवाद का विरोध किया। एक ही ईश्वर है, इस बात का उन्होंने विरोध किया। जाति प्रथा का विरोध किया। और विग्रह पूजा, जो हमारे पूजा में धार्मिक विधि विधान है ना, इसका उन्होंने विरोध किया। शिवलिंग को धारण किया और समानता इक्वलिटी का मैसेज दिया। वचन साहित्य की बात की, उन्होंने दासोहा सिद्धांत दिया। दासोहा सिद्धांत दिया। और ये जो है धन का सिद्धांत है। दासोहा सिद्धांत क्या है? धन का सिद्धांत है। और इसमें यह बताया गया कि धन समाज, पूरे समाज का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसलिए किसी एक व्यक्ति का अधिकार उसके नहीं हो सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा दासोहा सिद्धांत किसने दिया, तो इसके जनक थे बसवन्ना। उसके बाद इन्होंने काय का सिद्धांत दिया, यानी कि इसको श्रम का सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने कहा कि श्रम ही पूजा है। ठीक है, तो काय का सिद्धांत और दसवां सिद्धांत किसने दिया? बसवन्ना। उसके बाद अखिल भारतीय मुसलमान कॉन्फ्रेंस और सुधारवाद प्रक्रिया चली 1906 से लेकर 1920 तक। और इसे सर अकबर हैदरी, आगा खान और अब्दुल कयूम ने चलाया। और जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के सुधार का प्रयास। अगर बात, हाँ, नाम से ही है ना अखिल भारतीय मुसलमान कांग्रेस और सुधारवाद, नाम से क्लियर है कि मुसलमानों के सुधार के लिए प्रयास किया गया। सेवा समिति और महिला आंदोलन चलता है 1910 से लेकर 1930 तक। और इसमें शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों पर बल दिया है। महिलाओं को शिक्षित कैसे किया जाए, उनके अधिकार कैसे दिलाए जाए, इससे बल दिया गया। और दलित अस्पृश्यता विरोध आंदोलन, यानी कि जिसको गांधी जी का हरिजन आंदोलन कहते हैं, ये था छुआछूत के विरोध में चलाया गया आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन के पहले वर्ष। उसके बाद है आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो ये हुआ था 1925 स्वामी के द्वारा। इसमें सामाजिक समानता की बात की गई और जातिगत विरोध दर्ज कराया गया कि जाति में जो जातिगत भावनाएं हैं इसका विरोध। दलित आंदोलन की बात की जाए तो इसको दलित आंदोलन कर सकते हो, बहिष्कृत सभा कर सकते हो। और ये B.R. अम्बेडकर ने 1924 में शुरू किया था। और इसमें जाति उन्मूलन और राजनीतिक अधिकारों की बात किया गया। आपको अब कुछ कानून जानने चाहिए जो आपके लिए बनाए गए हैं, और ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कानून बनता है 1829 1829, और ये है सती निषेध अधिनियम। तो पहले भारत में प्रथा कहिए या धार्मिक प्रथा कहिए, एक प्रथा थी सती अधिनियम। अगर आपके पति की मृत्यु हो जाती है, उनके साथ आपका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, आपको भी सती होना पड़ेगा। जिंदा ही जला देने की प्रथा थी, जो कि विदेशी यात्री बर्मियर या फिर इब्न बतूता जैसे लोगों ने भी अपनी पुस्तकों में इसका जिक्र। तो 1829 में सती निषेध अधिनियम आया, यानी कि सती प्रथा कानून से अवैध कर दी गई और सती प्रथा पर रोक लगा। कब लगाई गई? 1829। 1850 में धर्मांतरण संरक्षण अधिनियम आया। 1850 में कानून आता है कि अगर आप अपने धर्म को बदल लेते हैं तो भी आपकी प्रॉपर्टी जो है आपकी ही रह जाएगी, ये किसी को ट्रांसफरेबल नहीं है। 1850 से पहले क्या था कि अगर आप अपना धर्म जाति बदलते हैं तो आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया।
तो सामाजिक बहिष्कार की बात तो अभी भी है, लेकिन कानूनी रूप से आपको आपकी प्रॉपर्टी पे से कोई बेदखल नहीं करेगा। और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया 1850 के धर्मांतरण संरक्षण अधिनियम पे, अंग्रेजों ने दिया था। जाहिर सी बात है कि वो अपने धर्म को यहाँ पे फैलाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने एक लॉ भी बनाया। 1856 में बनता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यानी कि जो महिलाएं हैं जिनके पति डेथ कर गए हैं, विधवा हो गई। वो कानूनी रूप से उनको अधिकार दिया गया कि पुनर्विवाह कर सकती है, सेकेंड मैरिज कर सकती है, दूसरी शादी कर सकती है। ठीक है। फिर कानून बनता है 1872 में विशेष विवाह अधिनियम। इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज को कानूनन रूप से वैध माना गया और अंतर जातीय विवाह, अंतर धार्मिक विवाह को सही करार देते हुए एक कानून बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति के लड़का लड़की से, किसी भी धर्म के लड़का लड़की के साथ शादी कर सकता है, कर सकती है। और ये कानून बनता है 1872 विशेष विवाह अधिनियम के नाम से, स्पेशल मैरिज एक्ट 1872। अब आते हैं 1875, जो कुल प्रथा उन्मूलन अधिनियम है। जो हमारे यहाँ कुप्रथा थी, इसको उन्मूलन करने के लिए ये कानून लाया गया था। कोई भी कुप्रथा है, जैसे सती प्रथा है, जो विवाह में कुछ समस्या है, महिला प्रताड़ना की, इन सब जो भी कुप्रथा थी उसको सुधार के लिए क्लॉज जोड़े गए। 1891 में आयु सहमति अधिनियम बना। आयु सहमति अधिनियम, आयु सहमति अधिनियम ये सहमति मतलब किस तरह? आयु सहमति में, हाँ, आयु सहमति मतलब कि पहले बाल विवाह प्रचलित था। हाँ। 1891 में एक सहमति बनी कि 12 साल से कम की लड़कियों की शादी नहीं होगी। शादी करने के लिए लड़कियों की उम्र निर्धारित की गई, कम से कम न्यूनतम 12 ईयर, 12 साल। 12 साल की लड़की होगी तब शादी करेगी। इसके बाद ये कानून बना। हाँ, हो गया। हाँ सर, हम लोग क्या करना चाहिए? रुको जरा, सब्र करो, अभी पीछे बाकी है। 12 साल का जो कानून बना था वो बना था 1891 में। अभी आप उससे जल्दीबाजी में है, अभी 2025 में आ गया, इसका कानून अलग है। रुको जरा, 1829 में बाल विवाह अधिनियम बना। 1891 के बाद 1929 में, जैसे हम लोग 19 में आते हैं, तो शारदा एक्ट, शारदा मैरिज एक्ट अधिनियम या बाल विवाह अधिनियम बना। इसमें कम से कम लड़कियों के लिए शादी का उम्र जो है 2 साल बढ़ा दिया गया, 14 साल कर दिया गया। 14 साल से पहले ब्याह नहीं, और लड़कों के लिए 18 साल। 14 हो गया है। प्लस 14 से फिर भी रुको जरा, अभी सब अगर किसी देखो, अब करंट टाइम में कम से कम लड़कियों के 18 और लड़कों के 21 है, तो 12 से उजाला समझ छोड़ दो। अगर 18 प्लस हो गया होगा और अगर हम शादी करने का प्लान कर रहे हैं, तो हमको कार्ड जरूर देना भाई, हमको भी खाने का मन है पार्टी में। लड़का मिस आके निकल गया तो तब नहीं हो पाएगा, लड़का पे केस हो जाएगा। हाँ, उस पे पोस्ट लगेगा। लड़की पे नहीं ना, क्योंकि लड़की तो 18 से हो जाएगी। हाँ, अब याद है ना। अब हमको तो सीआईडी वाला डायलॉग याद आ रहा है, दया कुत्तों के ऊपर है। खैर, आगे आते हैं, कुछ और एक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1891 आयु सहमति अधिनियम 12 ईयर मॉडिफिकेशन किया गया। 1929 में बाल विवाह अधिनियम, जिसको शारदा के नाम जाना गया है, उसमें 14 गर्ल्स और 18 बॉयज कर दिया गया। अब आते हैं 1937, तो मुस्लिम व्यक्तिगत कानून बनाया गया, जो शरीयत कानून माना गया। तो मुसलमानों के लिए यही कानून लागू होता है। मुसलमानों का जो शरीयत है, शरीयत कानून, किसी के तहत बहुत सारे उनके अपने कानून चलते हैं, हमारे कानून से थोड़ा अलग है। तो ये बनाया गया 1937 में। हाँ, तो मान चलो कि आपको, अगर आप हिंदू में, आप मुसलमान का शादी करना है, तो आपको इसका भी जानकारी होना चाहिए। शादी के नाम पे बच्चों में इतना लड्डू फूटता है। मतलब मेरा पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है कि महाभारत में 8 विवाह पढ़ाए, एक बार याद होगा। हाँ, एक बार अगर 8 विवाह पढ़ा दिए, 800 विवाह याद हो जाता है। और ये मैंने जब पढ़ा रहे हैं, तो मतलब खुशी कितना है, खुशी का मान लग रहा है कि मेरे बेंच टेस्ट मत तोड़ दीजिए आप लोग, सावधान रहे, सतर्क रहे।
पढ़ लिख ले, नौकरी वोकरी ले ले, शादी तो हो गए। चलिए आगे आते हैं। यहाँ जिंदगी झंड हो जाती है हाँ, लोग के लिए ना साझा सुनते सर इसमें खुश हो गया इन लोग को शादी में लड्डू पेड़ा नहीं लड्डू एक मिनट स्टार्ट 1946 में हिंदू विवाह निरस्तीकरण अधिनियम बना। हेलो, अभी तक शादी हो रहा था, अब डाइवोर्स के लिए भी कानून आ रहा है। शादी में भी क्या बताया तो हिंदुओं में भी विवाह निरस्तीकरण अधिनियम बना है। हाँ सर ठीक है हिंदुओं को भी डाइवोर्स देने का अधिकार है। हाँ, तलाक 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 इसको उर्दू में बोलते हैं, हिंदुओं में अंग्रेजी में डाइवोर्स होता है, और हिंदी में क्या होता है? हिंदी आज तक तलाक का कोई वर्ड नहीं है हाँ, वो में तलाक नहीं तो विवाह निरस्तीकरण अधिनियम है, विवाह को तोड़ने का अधिनियम है, इसको बोलते हैं विवाह निरस्तीकरण अधिनियम, और ये बना है 1946 में। तो अगर पति पत्नी से और दोनों की सहमति हो या नाराजगी हो या कोर्ट का निर्णय हो, दोनों के बीच निरस्तीकरण हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो हिंदुओं में ये कानून बना हुआ है। तो जो लोग शादी के लिए तैयार हुए थे उनके लिए ब्रेकअप का भी रास्ता 1946 में तैयार है। वही में नहीं कर रहे भी उसके बाद है 1955 हिंदू विवाह अधिनियम। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है वो कहता है कि एक बार में आप एक ही पत्नी रख सकते हैं। हाँ, वन पत्नी प्रथा है। और किसी की दो पत्नी हुई तो इलीगल से इलीगल नहीं, वो वहाँ कर सहमति के आधार पर हो सकता है। पहली अब पत्नी ये घर छुपा ही हुआ है तो सामने किसे आएगा? अपन पकड़ लिया तो पहली पत्नी घर में दूसरी शादी कर लिया तो बेसिकली क्या है ना कि कोई भी व्यक्ति कोशिश करता है कि चीजें घर में निपट जाए, पारिवारिक चीजें होती है, क्योंकि आप झगड़ा कीजिएगा किस कीजिएगा तो आपका कोई ये तो नहीं ना होगा। हाँ 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 और अगर मैं किसी को शादी कर रहा हूँ तो आप बोल नहीं सकते, शादी किसी को रोक नहीं सकते। कानून, क्योंकि आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो कानून अब पढ़ाया जाना है। तो इसमें ये थोड़ी है कि भाई हो गया, भाई होने से पहले थोड़ी पुलिस पता चलेगा। कोई चोरी करने से पहले पुलिस पता होता है कि चोरी करने जा रहा है, चोरी करने के बाद पता चलता है। तो 1856 है हिंदू, सॉरी 1855 था हिंदू विवाह अधिनियम, इसमें एक पत्नी की बात की गई है, ठीक है। इसी में डाइवोर्स का नियम बताया गया है फिर से, और इसी में शादी का नियम तय किया गया है। अब आता है 1856, इसमें हिंदू उत्तराधिकार, माफ कीजिएगा 1956, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार, तत्क भरण पोषण और हिंदू अविभाजित परिवार अधिनियम 3 कानून बनना है। उत्तराधिकार में है कि महिलाओं को भी संपत्ति में उतना ही अधिकार होगा। जैसे मान चलो कि सानिया जी हैं या नेहा जी हैं या पिया जी हैं, संजू जी हैं, कोई भी है, तो घर में संजू आपके घर में कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 1 बहन। 2 भाई और 1 बहन है, तो मम्मी पापा का जो भी प्रॉपर्टी होगा तीनों को इक्वल मिलेगा, मिलेगा जितना कानूनन अधिकार है। आप ना नीचे, और देखिए बेसिकली क्या है ना कि भारत की जो बहनें होती है ना, वो भाइयों से उनको इतना स्नेह होता है कि वो छोड़ देती हैं, लेकिन जो कानूनन अधिकार है सर हम नहीं छोड़ेंगे, तो आपको बहुत मिलेगा। प्रॉपर्टी है, सब छोड़ देंगे तो बाद में अफसोस करेंगे। हाँ, तो आपको मिलेगा। तो आपके यहाँ जो भी विभाजन होगा सभी बहनों एक भाई आपके जो औरत है सब में इक्वल हो, तो ये कानूनन अधिकार मिला है 1956 में। तो इसको उत्तराधिकार बोलते हैं। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज का भेदभाव नहीं होगा, सबको बोलेंगे। दूसरा है दत्तक भरण पोषण। अगर कोई किसी को आप पाल पोस से बड़ा कर रहे हैं, मान चलिए आप शादी नहीं किए और किसी बच्चा को गोद दे दिए, अच्छा हाँ। या फिर शादी करने के बाद भी आप किसी कोई गरीब बच्चा लेके या किसी कारण से आप उसको गोद दे लिए, तो आप उसका भरण पोषण कर रहे हैं, उसका आपके प्रॉपर्टी पे अधिकार है। नहीं, ये कानूनन। और एक है अविभाजित परिवार। तो परिवार जो है अविभाजित है, उसका जो भी प्रॉपर्टी होगा उसमें सबका अधिकार होगा। तो ये 3 अधिनियम पढ़ना है। 1961 में दहेज अधिनियम आया है, यानी कि अगर आपसे कोई दहेज मांगता है और दहेज को लेकर प्रताड़ित करता है तो ससुरा को जेल भी हो जाएगा और बेल भी। इसको डोरा डोरी बोलते हैं, डॉरी बोलते हैं। हाँ, तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है। और देखिए ये सब जो है ना सिर्फ एग्जाम के व्यू से नहीं, आपके फ्यूचर के लिए, आपके सेफ्टी के लिए ये कानून आपको जानने थे।
हाँ सही बात। हर चीज जरूरी नहीं है कि हम एसएससी और पढ़ाई के लिए एग्जाम के लिए ही। नहीं, एग्जाम में भी तो आएगा ही, लेकिन अगर आप इसको बेसिकली ये सोच के पढ़ोगे ना कि मेरे फ्यूचर के लिए है, मेरी लाइफ तो एग्जाम में आंख बंद करके क्वेश्चन आ गया तो आंसर मार दो। ये सब आपको रिलेट करता है, हमको रिलेट करता है, ये हमारे जीवन को रिलेट करने वाला कानून है। मैं जिम से रिलेटेड हूँ। हाँ, और 2005 में आता है घरेलू हिंसा अधिनियम, घर में जो हिंसा होती है, महिलाएं पे हिंसा हाँ, की महिला जाती है। उत्पीड़न होती है उसके खिलाफ। और 2012 में भारत में एक विध्वंसकारी घटना होती है, निर्भया कांड। हाँ? निर्भया कांड हाँ 2012 में बहुत खतरनाक घटना था। घटना थी, बस मार्मिक थी। तो उसके बाद एक कानून बनता है पोस्को 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 एक्ट। इसमें क्या है कि अगर किसी भी नाबालिग लड़की के साथ दुराचार किया जाए तो स्पीडी ट्रायल के साथ उसकी सुनवाई होगी और उसे तुरंत सजा दी जाएगी। कि क्या है ना कि इंडिया में कोर्ट में बहुत, न्यायालय में बहुत सारे मामले लंबित होते हैं, लाखों हजारों केस ऐसे होते रह हैं। जाए। तो पोस्को का जब केस आता है तो स्पीडी ट्रायल होता है, सब केस को हटा के पहले इसको सुनवाई हो। हाँ, तो इसको बोला गया है निर्भया संशोधन, कानून पढ़े था, संशोधन करके इसको पोस्को कर दिया है। अगर बात की जाए 2017 से 20 तक तो ट्रिपल तलाक आया है, जो मुसलमान लोग में था कि अगर गलती से भी तलाक 3 बार उनका पति बोल दिया तो तलाक हो जाता। सच में है? हाँ से हाँ अभी भी हाँ, कानून में तो नहीं होगा 19 के बाद, लेकिन गैर कानूनी रूप से तो अभी भी वही है। तो मैं तो धार्मिक रूप से जो कट्टर हुए हैं, जो रूढ़िवादी परंपरा के आ गई, 3 बार बोल दिया हाँ, तो कहानी खत्म। कहानी खत्म है। उसके बाद जब होते थे बहुत ही गंदा है। हाँ, मतलब उसके बाद में उनकी शादी हो सकती है, लेकिन उनको बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, हम आपको कभी बता दें। उसके बाद 1950 में ST/SC आरक्षण रिजर्वेशन का अधिनियम आया। 1989 में SC एक्ट आया है ना, ऐसे SC एक्ट। हाँ, और 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। उसमें पंचायत में और नगर पालिकाओं में महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण देने की बात कही गई और ये तय की गई। 2005 में RTI आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसमें 30 दिनों के अंदर आप किसी भी सरकारी कर्मी से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, नहीं देने पर उसको जुर्माना होता है। उसके बाद 2009 में आता है राइट टू एजुकेशन, RT, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, किया गया, अनिवार्य किया गया। 2013 में लोकपाल आया, जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जरूरी कदम था। कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं जो करप्शन को रोकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इससे भी अच्छे और बेहतर जानकारी के साथ। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें जरूर। बाय।